आज आप लोग को कंपनी के वाइंडिंग अप के बारे में बताना चाहते हैं। कंपनी को वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। और आप ये भी जानते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल created by law. Being an artificial person, it cannot be a it cannot die a natural death. बिल्कुल आपने सही बात है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से ये नेचुरल डाई इसका संभव नहीं है। तो आप देख रही हैं कंपनी जब इसकी हम बात करते हैं, डाई की बात करते हैं, डेट की, तो इसका हाँ इसकी जब भी डाई या मृत्यु होगी वो भी बाय कोर्ट के द्वारा या बाय लॉ के द्वारा ही होती है। तो क्या होता है कंपनी का वाइंडिंग अप, इसको हम कुछ सेंटेंस में आपको अच्छे समझाते हैं। तो वाइंडिंग of a company means the stage when the business of the company is dissolved, all the assets of the company are realized, the money realized in distributed among the creditors, debenture holders, and shareholders of the company. If the company does not realize the money sufficient enough to pay off its creditors, the company asks for the money from its shareholder if there is any uncalled money on the shares. इसको अगर हम और आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब ये हुआ, the term winding up means the process of realization of the assets, payment of the liabilities and distribution of surplus if any among the member of the company. Winding up is also known as liquidation of a company. मतलब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हाँ जब हम वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो कंपनी को उस समय अपना जो बिजनेस है उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो आप जानती हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के समय होती है, चाहे क्रेडिटर्स होते हो या डिबेंचर होल्डर्स होते हो या आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिनकी भी लाइबिलिटीज होती है कंपनी को उनको पे ऑफ करने के बाद ही वो अपने वो कंपनी जो है पूरी तरह अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकती है। तो इस तरह देखा जाए अगर एक शब्द में हम कहें तो वाइंडिंग अप इज ए प्रोसेस ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी और डिसॉल्व ऑफ द कंपनी। ठीक है ये। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ द वाइंडिंग। तो हाँ, तो मोड्स ऑफ वाइंडिंग की बात करें तो सेक्शन 425 of the Indian Company Act 1956 provides that a company may be winding up in the following two methods. अब हाँ 2006 के पहले की बात करें तो वाइंडिंग अप के 3 मेथड थे, लेकिन 2006 के बाद जब जो कंपनी अमेंडमेंट्स हुए उसमें केवल वाइंडिंग अप के 2 ही तरीके रखे गए, जिसमें पहला था वाइंडिंग अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्यूबनर, ठीक है, और दूसरा था वॉलंटरी वाइंडिंग। इसका 2 पार्ट है। हाँ, ये है आपका वाइंडिंग अप बाय द मेंबर और दूसरा है वाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर। इसको हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट इस समय जो आपको वीडियो हम आपको अपलोड करने जा रहे हैं वो आपका केवल वाइंडिंग अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्यूबनर। अब उसको ध्यान से अच्छे से समझिए। तो हम बात करते हैं ट्यूबनल वाइंडिंग अप। ट्यूबनल क्यों करना, क्या प्रोसेस है, क्यों करना चाहता है, हाँ क्या ट्यूबनल को ये राइट है। तो कंपनी एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और आप ये भी जानती हैं जो नेशनल कंपनी ट्यूबनल होता है कंपनी का एक सर्वोच्च संस्था होता है जिससे बात करते हैं जस्टिस की, तो आप देखती है सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जब भी कंपनी की बात करती हैं उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है हाँ मेंबर का या आउटसाइडर का, वो उसका डिसॉल्व जो है उसका सोल्यूशन जो है केवल नेशनल कंपनी लॉ ट्यूबनल द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हाँ, तो ये ट्यूबनल में ऑर्डर ऑफ फॉर वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हाँ, निम्नलिखित परिस्थितियों को देखते हुए जो आपका ट्यूबनल होता है तो कंपनी का को वाइंडिंग अप का आदेश जारी कर सकता है। उसके लिए क्या तरीका है, कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट है स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। उसके लिए जो ट्यूबनल कंपनी को ये कहता है कि अगर आपको वाइंडिंग अप कराना है तो आपको पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कि ये विशेष प्रस्ताव पास कराना होगा। बिना विशेष प्रस्ताव के आप जो है वो हम कभी भी परमिट नहीं करेंगे कि आप कंपनी का जो है वाइंडिंग अप कर दीजिए। दूसरा होता है डिफॉल्ट इन होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग।
अगर आप जानते हैं अगर पब्लिक कंपनी है और आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में जो भी पहली मीटिंग होती है इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, और उसका जो टाइम होता है रजिस्ट्रेशन के विद इन 6 मंथ के अंदर उसकी पहली मीटिंग हो जानी चाहिए। हाँ, अगर उस 6 महीने के भीतर कंपनी अपनी पहली मीटिंग नहीं कर पाती है यहाँ, तो उसके लिए जो ट्रिब्यूनल है कंपनी को ये आदेश दे सकता है कि आप कंपनी का तुरंत जो है वाइंडिंग अप कर दिए। थर्ड जो बात आती है, इफ द बिजनेस इज नॉट कमिट विद इन 1 ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जो तीसरी परिस्थिति ये होती है, मान लीजिए आपने आपकी कोई कंपनी है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन कराने के 1 साल के भीतर आप अभी तक उस कंपनी का अपनी कंपनी का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, तो ऐसे कंपनी में भी ट्रिब्यूनल ये आदेश दे सकता है कि आप अपने कंपनी का वाइंडिंग अप करा दें। हाँ, लेकिन बाद में अगर आप कोई कंडीशन दे देंगे, कोई कारण दे देती है इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं, अगर ट्रिब्यूनल एग्री हुआ तो आपको वो एक्सटेंशन दे सकता है। ये चीज जो है आपका ये तीनों में भी अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर गोज बिलो द मिनिमम नंबर्स। आपको पता है पब्लिक कंपनी जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो 7 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं। अगर कोई कंडीशन में इन कंपनियों की संख्या मिनिमम से कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में तो जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को वाइंडिंग का ऑर्डर दे सकता है। हाँ, नेक्स्ट है, इफ द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट। कंपनी पर अगर कोई डेट्स है, कोई बकाया है, अगर वो पे करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी का सर्वोच्च संस्था यानी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को का वाइंडिंग अप करने के लिए उसको आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये 5-6 जो सर्कमस्टांसेस है जो हाँ जिनकी वजह से जो ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए आदेश जारी कर सकता है। अब हम बात करते हैं हु मेक ए पिटिशन टू द वाइंडिंग अप फॉर द कंपनी। कौन कौन जो है एप्लीकेशन दे सकता है इसके, हाँ इसके लिए कौन अथॉराइज पर्सन है जिसको जो है ट्रिब्यूनल सही मानता है। तो पहला हम देखते हैं बाय द कंपनी। कंपनी खुद जो है ये एप्लीकेशन दे सकती है कि अब जो है अपनी कंपनी का हम वाइंडिंग अप करना चाहते हैं। दूसरा, बाय द क्रेडिटर्स। कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो भी ट्रिब्यूनल में कोई में ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि अब जो हमें कंपनी को आगे चलना काम करना संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो भी वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन उनके द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है बाय कंट्रीब्यूटर्स। यहाँ हम बात करते हैं कंट्रीब्यूटर्स की, तो मेंबर it means the member and the past member of the company who ceased to be the member within 1 year of the before the commencement of winding up, who are liable to contribute the asset of the company in the event of its winding up. They can also move an application to the court to the tribunal for the winding up of the company on any ground mentioned earlier. ठीक है, for the any ground, ठीक है, ये mention। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूटर, वो कंपनी के मेंबर एट प्रेजेंट जो कंपनी के मेंबर हैं या जो कंपनी से रिटायर भी हो चुके हैं लेकिन वो कंपनी के मेंबर बने हुए हैं और कंपनी को उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है एसेट्स के रूप में या कुछ आपके फंड के रूप में, तो वो लोग भी देख रहे हैं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है हाँ वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, कंपनी फंड का दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी के जो कंट्रीब्यूटर होते हैं वो भी एप्लीकेशन इस बेस पे दे सकते हैं और कंपनी का जो वाइंडिंग अप वो करा सकते हैं। फिर जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, खासकर जो पब्लिक कंपनी आप जानती हैं, जो पब्लिक कंपनी का जो फंड होता है बहुत जायंट होता है, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति लगी होती है और वो जो फंड होता है वो शेयर होल्डर का होता है। कंपनी क्या करती है, आईपीओ के थ्रू जो है अपने शेयर मार्केट में रिलीज करती है और जो पब्लिक से पैसा प्राप्त उसी के बदौलत जो है फंड क्रिएट होता है और उसी के बदौलत जो है कंपनी बिजनेस करती है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी है और आपको ये भी पता है कि पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट का भी नॉमिनी होता है जो पब्लिक कंपनी के
डे टू डे का वर्क जो है, हाँ, उसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। हाँ, अगर उसने ऐसी कोई रिपोर्ट लगा दिया जो नॉमिनी मेंबर है, तो गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को देखते हुए उस कंपनी को वाइंडिंग अप का आदेश भी थ्रू थ्रू ट्रिब्यूनल के करवा सकती है। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, खासकर पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, इसी का जो थर्ड पार्ट है, हाँ, वो है अपना प्रोसीजर फॉर ट्यूबनल वाइंडिंग अप। ठीक है, क्या प्रोसीजर ट्यूबनल जो है कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाता है। ठीक है, तो पहला है कमिटमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप बाय द ट्यूबनल। हाँ, अब देखिए, इसमें ट्यूबनल ही एक ही आदेश पारित कर सकता है कि अब कंपनी का वाइंडिंग अप करने जा रहे हैं। वो सारी कंडीशन देख लेता है, पिटिशन देख लेता है और चेक कर लेता है कि कंपनी में कहाँ गड़बड़ी होती है, क्या वास्तव में कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए। तो ऐसे कहा, अगर वो, हाँ, अगर वो सब कुछ चेक कर लिया और देख लिया कि हाँ, कंपनी में वास्तव में जो कंपनी की जो क्रेडिटर्स है, डेबिटर्स है, शेयर होल्डर है, उनकी जो रिपोर्ट सही आ गई है, तो वो आदेश दे के कंपनी की जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा सकता है। यहाँ पे देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो कभी कदा लोग क्या, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स हैं या कंपनी के जो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, बैंकर्स हुए या जो शेयर होल्डर हुए या कोई और जो हुए, हाँ, वो क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। हाँ, वहां से स्टे लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा तो हो सकता है कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे में वो पूरी कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाके या सेबी के थ्रू हम इसको इस वाइंडिंग अप की प्रक्रिया को रुकवाए। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट या सेबी है उसमें इंटरफेयर कर सकता है और ये सारी प्रक्रिया को देखता है। अगर वो सही पाता है तो ट्यूबवेल के कामों में यहाँ तो वो कोई भी रोक नहीं लगाता है। और जो ट्यूबवेल जो है वाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो बड़े आराम से वो कंटिन्यू कर जाता है। और जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, इसके लिए ट्रिब्यूनल क्या करता है, कंपनी का जो वाइंडिंग का प्रोसेस कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, कौन सारा प्रक्रिया को पूरी करेगा, कौन जो कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज है, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, क्या जिस समय कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है उसका उस समय बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो, हाँ, एक जो है कंपनी की तरफ से वह एक ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। हाँ, आप वही जो है कंपनी के सारे काम काज को देखता है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पावर को इस समय सीज कर जाता है। सारा पावर जो है कंपनी का लिक्विडेट देखता है, उसी के थ्रू सारी कार्रवाई होती है। और जब अंत में सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो जो लिक्विडेटर है वो क्रेडिटर और आपका डिबेंचर होल्डर की मीटिंग कराता है। उस मीटिंग में सारी बात करा के पास कर लेता है। हाँ, और वहां पे ओके करा के उसकी एक जो रिपोर्ट है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेज देता है। और जब कंपनी का रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेता है तो उसी समय और उसकी एक कॉपी क्या करता है वो ट्यूबनल को भेजता है। जब दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस समय कंपनी की जो वाइंडिंग अप की पूरी जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, ये तो ये थैंक यू।